नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जेठाराम। आज की कक्षा हमारी जो रहने वाली है वो संधि और समास संबंधी है। हिंदी विषय का कहीं पाठ्यक्रम लगे और वहाँ पे संधि और समास शामिल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदी के व्याकरण के बहुत ही अहम बिंदु है ये। और हमने पिछली कक्षा में विकारी शब्दों का अध्ययन किया था, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन किया था। और आज हम इस कक्षा के माध्यम से संधि और समास का अध्ययन करेंगे। तो अब कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा की बात करते हैं। कभी कभी परिभाषा संबंधी प्रश्न आ सकता है। बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी कभी कभी समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले हम परिभाषा की चर्चा करते हैं कि संधि कहते किसे हैं। वैसे तो मेल को कहते हैं, लेकिन मेल किस चीज़ का। यदि हम बात करें संधि की, तो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल होना चाहिए और मेल से परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ संधि नहीं होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं दो शब्द लेता हूं जिनसे इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे अधिधनकार, यहां जुड़े हैं ये दो शब्द, वर्ण जुड़ रहे हैं और बन गया अधिकार। एक हम ले लेते हैं अन्य उदाहरण, जैसे अभिधन आगत, बन गया अभ्यागत। अब क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? पहले में कोई परिवर्तन नहीं आया, हूबहू अधिकार जैसा था वैसा यहां लिख दिया। और दूसरे में अधि, अभि और आगत, क्या बन गया? अभ्यागत। यानी परिवर्तन हुआ है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो परिभाषा देखें संधि की। वर्णों के मेल से परिवर्तन, या ये कह सकते हैं वर्णों के परिवर्तन सहित मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के परिवर्तन सहित मेल को संधि कहते हैं। तो वर्णों के परिवर्तन सहित मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल भी होना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं है तो फिर उसे क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे अधि, धनकार, अधिकार, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ संधि नहीं, तो फिर क्या है? तो इसे संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? ये संयोग का उदाहरण है। यानी जुड़ रहे हैं लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह संयोग में आए। तो संधि में क्या होना जरूरी है? वर्णों के परिवर्तन सहित वर्ण मिलने चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए, वही संधि है। एक संधि के कितने प्रकार है? तो प्रकार संबंधी अमूमन दो प्रश्न आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। एक तो यह आ सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? एक तो ये आ सकता है। एक आ सकता है तो संधि के तीन प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि संधि के कितने प्रकार है, तो आप वहां पे उसका उत्तर होगा तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है प्रकार का यदि कहें तो स्वर संधि के कितने प्रकार है? तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो प्रकार संबंधी केवल 2 ही प्रश्न बनते हैं कि संधि के कितने प्रकार है, तो उसका उत्तर आपका हो जाएगा 3। और यदि आपके आ जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो आप वहां कर देना 5। इसके अलावा कभी यह प्रश्न नहीं बनता कि व्यंजन संधि के कितने प्रकार है। अलग अलग विद्वान अपने तरीके से अलग अलग भेद करते हैं। इसी प्रकार ही विसर्ग संधि का है सिस्टम। तो इनके कभी प्रकार के प्रश्न अभी तक आए नहीं हैं और नहीं आने की संभावना है। तो प्रकार में केवल आप 2 प्रकार के प्रश्न देख सकते हैं। अब स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में क्या होता है, यदि इसकी चर्चा यदि हम करें तो स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं। स्वर संधि में क्या होना चाहिए, दोनों तरफ स्वर होने जरूरी है। और स्वर की जैसे कि संख्या आपको ध्यान में होगी, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, उ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर है। उनमें से एक इधर होगा और एक प्लस या धन के बाद। तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इन 11 स्वर में से ही कोई होना चाहिए, तभी आपके स्वर संधि है, वरना स्वर संधि नहीं है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में यदि हम बात करें व्यंजन संधि, तो दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं। एक तरफ व्यंजन, दूसरी तरफ स्वर हो सकता है। पहले स्वर और दूसरी तरफ व्यंजन हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तरफ व्यंजन जरूर होगा, तो वहां पे कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। और यदि हम विसर्ग संधि की बात करें, पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद में या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो ये तो हमने संधि की सामान्य चर्चा की कि तीनों संधि में क्या क्या चीजें हो सकती है। इसके बाद में हम जो आज की कक्षा में PYQ, जो पिछली भर्तियों के अंदर पेपर में जो प्रश्न आए हैं और जो प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और उनको कैसे हल करना चाहिए ताकि आपके सभी प्रश्न सही हो सके। तो बढ़ते हैं प्रथम PYQ प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो इस कक्षा का पहला प्रश्न है वो है अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है। ये जो अभिष्ट शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है। अभी धन इष्ट है, मैं यहाँ पे प्लस को धन बोलूँगा, हिंदी में धन बोलते हैं, अंग्रेजी में आप प्लस बोल सकते हो। अभी धन इष्ट होगा, अभी धन इष्ट यानी बड़ी ई की मात्रा होगी, अभी में बड़ी मात्रा होगी,
या दोनों तरफ ही आपके बड़ी ई की मात्राएं होगी। तो जो शुद्ध है, जो सही है, वो आपके ए ऑप्शन है, अभी धन इष्ट। यहाँ पर ई और ई मिलके क्या बने हैं, बड़ी ई। तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि संधि की शुरुआत दीर्घ संधि से होती है। स्वर संधि और स्वर संधि का भेद पहला जो है वो दीर्घ संधि, तो उसमें से प्रश्न अधिक आने के आसार रहते हैं। और साथ ही हम ये भी जान लेंगे, क्योंकि आप यदि स्वर संधि के 5 जो भेद है उनको क्रमबद्ध तरीके से याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आसान तरीके से हम इसको समझते हैं। यदि आपने 2 मिनट ही यदि ध्यान से समझ लिया तो आपके स्वर संधि संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्वर संधि के जैसे कि पहले हमने चर्चा की 5, सबसे पहले आपको क्रमबद्ध यही याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि, शॉर्ट में लिखते चलते हैं गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इसमें सजातीय स्वरों का मेल होता है। यदि आप ट्रिक के माध्यम से याद रखने चाहें तो दीर्घ गुणों में आपकी वृद्धि होगी, दीर्घ गुणों में आपकी वृद्धि होगी। तो आपको ये 3 का सीरियल वैसे याद रह जाएगा। तो सजातीय स्वरों का मेल होता है, और सजातीय स्वरों का मेल होने के बाद में उसका दीर्घ रूप बनता है। कैसे, ए या आ के बाद ए या आ आए तो उसका दीर्घ रूप यानी आ बन जाता है। ए या आ में दीर्घ रूप आ है तो दीर्घ रूप बन जाता है। इसी आधार पर संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार ई या ई और बाद में भी ई या ई आए तो इसका भी दीर्घ रूप बन जाएगा ई। उसी प्रकार उ के बाद में उ आए तो उसका भी आपके दीर्घ रूप बन जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ए आ वाले में यदि आपको समझे, जैसे हिमदन आलय है, तो यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है आ, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार आ बन गया है। तो यहाँ पे अब यहाँ से ए निकल गया तो यहाँ मैं स्वर रहित हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया, और दोनों के जुड़ने से बना है आ, और आ इधर निकल गया, पीछे क्या बच गया, लय। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ही मैं में आ की मात्रा जुड़ गई, मा लय। इस आसान तरीके से यदि आप इसको समझोगे तो संधि कभी भी नहीं भूलोगे, और आपके लिए संधि सबसे आसान टॉपिक बन जाएगी। इसी प्रकार यदि इसमें अभी उदाहरण देखें, जैसे रवि धन इंद्र, इधर से आपने ई ली, इधर से भी ई ली, और दोनों को मिला के बना दिया आपने, उसका दीर्घ रूप बन गया बड़ी ई। तो र, और इधर शेष बच गया, बीच में आप बड़ी ई की मात्रा है वो वह में जुड़ जाएगी, तो रविंद्र क्या बन गया, रविंद्र बन गया, यानी इसका दीर्घ रूप बन गया है। इसी प्रकार यदि हम चर्चा करें उ के बाद में यदि उ
या ऊ आए तो ऊ बन जाता है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, भूधन ऊर्ध्व। तो यहां भी बड़ा ऊ है, यहां भी बड़ा ऊ है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका क्या बन जाएगा, दीर्घ रूप बन जाएगा। तो शब्द क्या बन गया, दीर्घ रूप और बाद में भूर्ध्व, यानी जमीन का जो उच्च भाग है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपने दीर्घ स्वर संधि में क्या समझा कि सजातीय स्वरों का मेल होगा और मेल होने के बाद में उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। दीर्घ स्वर संधि के बाद में हम चर्चा करेंगे गुण स्वर संधि। तो यहां पे सजातीय स्वरों का मेल हुआ है और मिलके बना उसका दीर्घ रूप। गुण स्वर संधि में क्या होगा, यहां पे ए या आ के बाद ई या ई मिले तो उसका गुण परिवर्तन हो गया, ए बन गया। इसी प्रकार ए या आ के बाद में ई के बाद में क्या आता है, ऊ आता है। तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यानी आपको एकदम सीक्वेंस से चलना है तो आपकी गलती की गुंजाइश 0% है। इसी प्रकार ए या आ के बाद में ऊ के बाद में आपके स्वर में जैसे भी आपको बताया था क्या आएगा, री आएगा तो अर बन जाएगा। एक बार हम इनके उदाहरण ले करके पूरी संधि को समझ लेते हैं ताकि आपके सीक्वेंस सही बनी रहे। यदि हम वर्धी संधि की बात करें तो यहाँ पे ए और आ के बाद में अंतिम क्या आया है, री आया है। री के बाद में क्या आएगा, ए और ऐ। तो यहाँ पर ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी वृद्धि वाला रूप बन जाएगा ऐ। और ए आ के बाद में ए ऐ आ गया। अब क्या बच गया, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो यहां भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो यहां तक आपने वर्धी स्वर संधि में ए और आ के बाद में ओ औ सारे स्वर समाप्त हो चुके हैं यहां तक। तो फिर यण स्वर संधि में क्या आएगा, यण स्वर संधि। तो अब ए और आ के बाद में क्या आता है, ई। उसको आगे ले आते हैं। ई और ई के बाद में ई और ई तो आ नहीं सकती क्योंकि वो तो दीर्घ स्वर संधि में चली जाएगी। तो फिर क्या आएगा, असमान स्वर। असमान स्वर का अभिप्राय क्या है, यानी ई के साथ में ई नहीं आ सकती। अन्य जो है 9 में से कोई भी स्वर यहां आ सकता है। तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, यह में परिवर्तित हो जाएगी। और जो असमान स्वर बाद में आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ई के बाद में क्या आता है, ऊ आता है। और इसमें यदि असमान स्वर मिले यानी इन दो को छोड़ के तो ऊ का क्या बन जाता है, वह बन जाता है। और जो बाद में आपके असमान स्वर आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम आगे चर्चा करें, ऊ के बाद में क्या आ गया, री। तो री के बाद में असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाएगा, बल्कि क्या आएगा, रे आएगा। रे री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा।
और जो असमान स्वर है वो जुड़ जाएगा, अर आपके नहीं बनेगा। क्या बनेगा? रे बन जाएगा। तो ये थी यण स्वर संधि, और अंत में आपकी कौन सी बच गई इसमें स्वर संधि में? अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि की यदि हम बात करें तो यहां पर आपने री के बाद में असमान स्वर लगा दिया, तो पीछे क्या बच गया? ए बच गया, आई बच गया, ओ बच गया और औ बच गया। इसके साथ में असमान स्वर जुड़ेगा। ए के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। और ऐ के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। और ओ के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और औ के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो आओ बन जाएगा। आय बन जाएगा, ऐ के साथ में आय बन जाएगा, और ओ के साथ में औ बन जाएगा, और औ के साथ में आओ बन जाएगा। इस प्रकार औ तक अंतिम स्वर आपको मैंने बताया, जैसे कि औ है तो उसके बाद में कोई स्वर नहीं, तो यहां पे स्वर संधि समाप्त। तो यदि आप एक बार पुनः मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके ध्यान रहे। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा? सजातीय स्वरों का मेल है ए या आ के बाद में ए या आ ही आएगा, ई या ई के बाद में ई या ई ही आएगी, और ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ ही आएगा। सजातीय स्वर आएंगे और उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। गुण स्वर संधि में आपने क्या देखा? सबसे पहले ए या आ के बाद में री तक आएगा, यानी ई आएगा तो ए, ऊ आएगा तो ओ, और री आएगा तो अर बन जाएगा। इसी प्रकार वर्धी स्वर संधि में ए आ में री तक छोड़ा, यहां आगे देखेंगे तो ए या आ के बाद में ए और ऐ, फिर क्या बच गया? ऐ के बाद में ए या आ के बाद में ओ और औ। तो ये आपके वर्धी संधि समाप्त। इसके बाद में औ तक आ गया, तो फिर ए आ के साथ बाद में क्या आता है? ई। तो यण स्वर संधि में क्या आगे आ जाएगा? ई, और ई आएगी, और उसके साथ में असमान स्वर जुड़ेगा। ई आपकी य में परिवर्तित हो जाएगी। उसी प्रकार ई के बाद में क्या आएगा? ऊ, और ऊ आएगा, और बाद में असमान स्वर आता है तो ऊ या ऊ आपका व में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ऊ के बाद में क्या है? री। तो री के साथ में असमान स्वर आएगा तो री किस में बदल जाएगी? र में बदल जाएगी, और असमान स्वर जो आएगा वो र में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार बाद में अंत में क्या बच गई? अयादि स्वर संधि बच गई। तो ए के साथ में असमान स्वर आया तो ए का क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा, और अय में असमान स्वर जुड़ जाएगा। ऐ के साथ में असमान स्वर आए तो ऐ का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा, और जो असमान स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। ओ के साथ में असमान स्वर आए तो ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, और जो असमान स्वर है वो औ में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि औ है और उसमें यदि असमान स्वर जुड़ रहा है तो औ का क्या बन गया? आव बन गया, और जो असमान स्वर आ रहा है वो आव में जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपके स्वर संधि पूरी समाप्त हो गई है यहाँ। तो यदि इन नियमों को आप ध्यान में रखोगे तो स्वर संधि में गलती की गुंजाइश न के बराबर है। ध्यान केवल आपको इतना रखना है कि ये सीक्वेंस ऐसे रखनी है, पहले दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद में गुण स्वर संधि, फिर वर्धी स्वर संधि, उसके बाद में यण स्वर संधि, और अंत में अयादि स्वर संधि। इस सीक्वेंस में रखना, कभी भी आपके गलती की गुंजाइश न के बराबर रहेगी। अब हम अगले PYQ की तरफ चलते हैं। पहला हमने कर लिया है। जो दूसरा हमारा आज का प्रश्न है वो रीट लेवल 2023 में जो भर्ती हुई थी उसमें आया था, मतिक के शब्द का सही संधि विच्छेद है। मतिक के शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? म धन एक के है, मति धन एक के है,
मत धन एक के है या मत धन एक के है। तो यहाँ पे लगभग सभी ने अनुमान लगा दिया होगा कि शुरुआत में तो मत ही आएगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि एक के आई वाला आएगा ये एक के आएगा ए वाला, इसका पता नहीं चल रहा। तो इस आधार पे उत्तर स है, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा पाए हो तो इसका एक आपको एक नियम ऐसा बताता हूं जिससे आप पे भूलने की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सारा खेल यह प्रत्यय का है। यदि आपने यह और इक प्रत्यय साथ में समझ लिया, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, संधि में भी काम आएगा, तो आपके वर्तनी जो शुद्धि होती है, शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं, उसमें भी काम आएगा। तो इस नियम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं ताकि आगामी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे। यह और इक प्रत्यय को हम साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि इन संबंधी प्रश्न आए तो कभी आपके गलती गुंजाइश न के बराबर हो। तो ये और इक प्रत्यय क्या करता है वो हम देखते हैं। जब आप प्रत्यय पढ़ो या जब प्रत्यय के माध्यम से किसी शब्द को आप जोड़ते हो तो ये ध्यान रखना संधि के नियम भूल जाना, क्योंकि संधि के नियम के आधार पे आप जोड़ोगे तो आपका गलत होगा। क्योंकि लगभग 90% से अधिक उदाहरणों में देखा जाता है कि आप पहले जो शब्द है और जो आपका प्रत्यय जो शब्दांश जुड़ रहा है किसी शब्द के अंत में, तो आप पहले वाले को स्वर रहित मानकर जब जोड़ोगे तभी आपके सही की गुंजाइश रहती है। हालांकि कई जगह संधि का नियम भी चलता है, लेकिन ज़्यादातर आपके यही चलता है प्रत्यय के अंदर। तो यह और इक प्रत्यय क्या करते हैं, ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसमें परिवर्तन कर देते हैं। क्या परिवर्तन कर देते हैं? प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसमें यह परिवर्तन कर देते हैं। यदि जिस शब्द के साथ आप जोड़ रहे हो प्रत्यय यह और इक को, जैसे आप उदाहरण की तरह बताएंगे, आपको उदाहरण के माध्यम से बताएंगे आपको। यह और इक प्रत्यय जुड़े तो यदि पहले जो शब्द है ए या आ है तो ये आ में बदल जाएगा। ई और ए आई है तो ये आई में बदल जाएगा। इसी प्रकार उ ओ और औ है, ये आपके औ में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आ वाला इक प्रत्यय का उदाहरण लेते हैं, जैसे परिवार धन इक। तो मैंने जैसे कहा है प्रथम वर्ण में जो स्वर है उसको परिवर्तित कर देंगे, ए का क्या बना देंगे, आ बना देंगे। तो पे में ए है तो इसका क्या बन गया, आ पा री वा। अब ये रे है। मैंने आपको बताया था कि अंतिम जो स्वर वर्ण है उसको स्वर रहित माना, यानी रे को आप स्वर रहित मानोगे तो रे में ई की मात्रा लग जाएगी। पारिवारिक क्या बन जाएगा, पारिवारिक। यदि यहाँ पे आप संधि का नियम चलाते और ए और ई को जोड़ते तो वहाँ पे री नहीं बल्कि क्या बन जाता, ए बन जाता गुण स्वर संधि के अनुसार। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसी प्रकार यदि हम यह प्रत्यय का उदाहरण ले ए आ वाले में, जैसे स्वस्थ, इसमें आपने यह प्रत्यय जोड़ा तो जैसे कि आपको बताया है ए और आ का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। प्रथम वर्ण में जो स्वर यानी ये स्वर, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहां पे ये ए स्वर है, ए का क्या बन जाएगा,
आ बन जाएगा स्वा। अंतिम को आपको क्या मानना है? स्वर रहित मानना है, थे ये स्वास्थ्य। यहां पे तो ई स्वर था इसलिए जुड़ गया, यहां पे ये के पहले स्वर नहीं है तो ये स्वर रहित रहेगा, तो क्या बन गया? स्वास्थ्य। इसी प्रकार इसी का उदाहरण लेंगे अभी, जो अभी आपके PYQ में आया था मत धन एक के। तो एक में यदि यह प्रत्यय जोड़े तो ए का क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। ए का क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। अंतिम को आप क्या मानोगे? स्वर रहित मानोगे, और अंत में यह जोड़ दिया, क्या बन गया? एक के बन गया। तो वह इसी ये प्रत्यय के कारण हुआ था। इसी प्रकार यदि हम इनमें उदाहरण लें, इनका यदि इक का लें तो जैसे नीति धन इक, तो ई का क्या बन गया? ऐ बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। नैतिक बन जाएगा, ऐ बन गया। इसी प्रकार उ ओ औ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। जैसे कि मूलधन इक, मौलिक बन गया, औ बन गया। यदि यह प्रत्यय का हम उदाहरण लें तो सुंदर में आप यह प्रत्यय जोड़ोगे तो ऊ का क्या बन गया? औ, तो सौंदर्य बन जाएगा। अंतिम को आप स्वर रहित मानो, और आधा र है वो रेफ के रूप में आएगा, क्या बन गया? सौंदर्य। तो आपको इक और यह प्रत्यय, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। इनको यदि किसी शब्द के अंत में आप जोड़ते हो तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखोगे, इसके आधार पे ये परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य भी कई उदाहरण हैं आपके इसमें, धर्म धन इक धार्मिक, शरीर धन इक शारीरिक, इनके भी कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। इतिहास धन इक ऐतिहासिक, इनके भी मिल जाएंगे। उद्योग धन इक औद्योगिक, तो कई अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। आज के PYQ का जो तीसरा प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही है? ऐसा ही एग्जाम 2021 में आया है। सब इंस्पेक्टर में एक पूरा पेपर हिंदी व्याकरण का आता है। और यदि ये आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, नए नए वीडियो आपके व्याकरण के लेके आएँ, और जिससे आपको अधिक से अधिक सहयोग कर पाएँ कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। ऊपरी धन उक्त, उपरोक्त। मही धन इंद्र, महेंद्र। मातृधन इच्छा, मातृच्छा। जैसे आप इस प्रश्न को देखोगे और हर जगह आप देखते हो ये उपरोक्त शब्द बहुत चलता है। जब भी कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो महोदय के बाद उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है, उस आधार पे आप इसको सही मान लोगे, लेकिन ये आपका गलत है, उपरोक्त नहीं होता है। तो इस आधार पे देखें, गुरु धन उपदेश, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, दोनों छोटे ऊ, और मिलके क्या बन जाएंगे? दीर्घ रूप इसका, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? छोटा रू है। होना क्या चाहिए था? गुरु उपदेश। तो ये छोटा रू है, ये बड़ा रू है। बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया, इसके बारे में चर्चा की जाए। यहाँ पे ई आ रही है और इधर ऊ आ रहा है। तो जैसे कि मैंने यण स्वर संधि में अभी आपको बताया था, तो ई के साथ में असमान स्वर प्रयुक्त हो तो ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, और असमान स्वर इसमें जुड़ जाएगा। इस आधार पे यदि हम इनको जोड़े तो ऊपरी धन उक्त को ई का क्या बन गया? यह बन गया, और इसमें रे जुड़ गया। तो रे आधा है तो वो रेप के रूप में चला गया, और यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो असमान स्वर इसमें जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? उपयुक्त बन जाएगा। देखते क्या है, क्या मिलता है? उपरोक्त देखने को मिलता है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है? गलत है। इसी प्रकार महीधन इंद्र, यहाँ पे बड़ी ई और यहाँ छोटी ई,
मिलके क्या बननी चाहिए, दीर्घ स्वर संधि की बात की जाए तो बड़ी ई बनती है। तो क्या बन गया, महेंद्र बन गया। तो ये आपका एकदम सही है। मातृधन इच्छा, तो री के बाद में यदि असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाता है, आपको यण स्वर संधि में बताया था, रे बन जाता है। क्या बन जाएगा, ते आधा रह गया, री का क्या बन गया, रे, और जुड़ क्या जाएगा साथ में, इच्छा जुड़ जाएगा। तो मिलके क्या बन गया, तय और रे जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, त्रय बन जाता है संयुक्त वर्ण। और त्रय में यदि ई की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मातृ इच्छा बन जाएगा। यहां पे क्या है, मातृ इच्छा है, तो ये भी गलत। तो सही जवाब आपका क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन हो गया, महिधन इंद्र महेंद्र। अगले पीवाई की तरफ चलते हैं। किस शब्द की संधि सही है, ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए इसमें से किस शब्द की संधि सही है। स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, एक एक, पितृधन अनुमति, पितृनुमति। तो 4 ऑप्शन को यदि हम चर्चा करें सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है, स्त्री। तो यहाँ स्त्री में क्या है, बड़ी ई, और साथ में क्या मिल रहा है, उ। तो आपको यण स्वर संधि में पहले बताया था कि ई के बाद में असमान स्वर मिले तो ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, और जो बाद में असमान स्वर आ रहा है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ई बाहर निकल गई तो पीछे त्रय हलंत स्वरहित बच गया, स्वरहित बच गया, और ई किस में परिवर्तित हो गई, यह में, और बाद में जो आपके स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें ये इस आधार पे ये गलत है। नदी धन अर्पण, यहां भी ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि ई के साथ में असमान स्वर जुड़ रहा है, तो यहाँ ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, यही बताया है, यह में बदल जाएगी। पहले द हलंत और ये, और बाद में ए है वो इसमें यह में जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, नद्यार्पण। यहाँ पे क्या है, नद्यार्पण यानी आ है, और जुड़ क्या रहा है, ए। तो ये भी इसके आधार पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार एक धन एक को जोड़े कि ए या आ के बाद में ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई। ये हमने वर्दी स्वर संधि में चर्चा की थी, उस आधार पे आई बनना चाहिए। तो यहाँ पे क के अंदर, इस ए के अंदर और ए, आई बनेगा। इस आधार पे ये क्या हो जाएगा, एक एक, क्योंकि व्यंजन के साथ लगेगी 2 मात्रा होगी, स्वर में यहाँ 1 है, क्योंकि आई में ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस आधार पे यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तो सही जवाब क्या हो जाएगा, द ऑप्शन, पितृधन अनुमति। री के साथ में असमान स्वर आए तो री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो ये पितृनुमति, जैसे अभी मातृइच्छा की बात की थी वैसे ही है, क्योंकि वहां पे ई जुड़ी थी इसलिए मातृइच्छा हुआ था, यहाँ पे ए जुड़ रहा है तो पितृनुमति हो गया। उस आधार पे आपका द ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ये आपके वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर 2024 में आया है प्रश्न। अभिधन आगत, अभ्यागत, भाग्यधन उदय, भाग्योदय, ऊपरी धन उक्त, उपरोक्त, तत्धन हित, तद्धित। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये नहीं का जरूर ध्यान रखोगे एग्जाम में। तो अभी आपको बताया था ये उपरोक्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो अन्य यदि हम देखें तो ये आपके यण स्वर संधि का उदाहरण है। ई का क्या बनेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं यण स्वर संधि के, तो इसे विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो अभ्यागत हो गया, भाग्योदय ये आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि की चर्चा करें तो ए के साथ में यदि ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, यहाँ ओ बन गया है। इसी प्रकार यहाँ पे ई के साथ में असमान स्वर आएगा तो ई का क्या बन जाएगा, य, और असमान स्वर उसमें जुड़ गया है या, ये गलत है। तत्धन हित क्या बन गया, तद्धित। ये हम आगे चर्चा करेंगे, एक व्यंजन संधि का नियम लिया है तो उसमें इस प्रश्न को हम आपको पूरा बताएंगे, विस्तृत तौर से बताएंगे। आज के जो पीवाईक्यू का छठा प्रश्न है वो लेक्चरर एंड कोच
एग्जाम 2025 में आया, यानी हाल ही की परीक्षा में आया है। तो इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है वर्तमान परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। इनमें से जो 4 उदाहरण दिए हैं आपको, इनमें से संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा नहीं है, उसकी छंटनी करनी है। महिधन इंद्र, महेंद्र। अभी आपको पहले के प्रश्नों में बताया था, महिधन इंद्र का क्या बताया था, महेंद्र बताया था दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पे क्या है, महेंद्र है, तो ये क्या है, गलत। लेकिन यही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इति धन आदि इत्यादि यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऊपरी धनुक्त ये भी आपको करवाया जा चुका है, उपरोक्त न होके क्या होता है, उपयुक्त होता है। रवि धन इंद्र ये भी आपको बताया था, क्या हो जाता है, रविंद्र हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। महिधन इंद्र क्या होना चाहिए था, महेंद्र होना चाहिए था, या महेंद्र है। महेंद्र किससे बनता है, महाधन इंद्र से बनता है। आ के साथ में ई जुड़ता है तो ए बन जाता है किसमें, गुण स्वर संधि में। तो ये गलत है और हमें गलत की छंटनी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वागीश का संधि विच्छेद कीजिए। तो वागीश का वाग धन ईस है, या वाग हलंत ग स्वर रहित ईस है, वाक धन ईस है, या वाक धन ईस है। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपके व्यंजन संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि इस संबंध में कोई अन्य प्रश्न आए तो कभी आपका गलत न हो। तो ये व्यंजन संधि का जो नियम है उसकी चर्चा करते हैं। च ट त प, यानी जो ये 5 प्रथम वर्ण हैं, इसके बाद में कोई स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, जैसे क वर्ग है तो घ हो जाएगा, च वर्ग है तो उसका ज और ज हो जाएगा। तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा, और य र ल व ह, इनमें से कोई वर्ण आए, क च ट त प के बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा, इन 5 वर्ग का तीसरा चौथा, या फिर य र ल व ह आए, तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने तीसरे में बदल जाता है। यानी क है वो ग में बदल जाएगा, च है वह ज में बदल जाएगा, ट है वह ड में बदल जाएगा, त है वो द में बदल जाएगा, और प है प फ ब तो ब में बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये व्यंजन संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसी का ये उदाहरण आया था वागीश, वाक धन ईश। तो आगे स्वर आया है और पहले किसी भी वर्ग समूह का प्रथम वर्ण है तो ये तीसरे में बदल जाएगा। क्या बदल गया, ग में और ग में बड़े ई की मात्रा, तो बन गया वागीश। अन्य भी इसके कई उदाहरण आते हैं, जैसे जगत धन ईश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बार बार पूछा गया उदाहरण है। तो तय किस में बदल जाएगा, आगे स्वर है तो तय किस में बदल जाएगा, तय का तीसरा द, क्या बन जाएगा, जगदीश। तो ये आपको नियम ध्यान में रखना है, व्यंजन संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। एक पिछले प्रश्न में भी, पीछे एक प्रश्न आया था उसमें भी एक उदाहरण हमने किया था। अगला जो प्रश्न है जो कि स्कूल लेक्चरर 2020 में आया है, निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो वर्दी संधि में आपको बताया था कि ए या आ के बाद में ए या आई आए तो आई हो जाता है, ए या आ के बाद में ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। यानी वर्दी संधि में आपको क्या ध्यान रखनी है, 2 मात्राएं। वर्दी संधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है कि 2 मात्राएं हैं, वो वर्दी संधि का उदाहरण है। इसमें देखो 2 मात्रा वाले क्या है, ये 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा है, इसका मतलब ये वर्दी संधि का उदाहरण है। तो पीछे कौन सा बच गया, पवित्र।
तो फिर पवित्र किस संधि का उदाहरण है? यह अयादि संधि का उदाहरण है। पोधन इत्र, जैसे कि आपको बताया था, ओ के साथ में असमान स्वर मिलता है तो ओ किस में बदल जाता है? औ में बदल जाता है। तो औ में बदल गया तो बन गया पवित्र। जो बाद में ई है वो वह में जुड़ गया, क्या बन गया? पवित्र। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ये स्कूल लेक्चर 2020 में आया है। ये जो 4 उदाहरण दिए हैं इसमें से किस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गलत है, उसकी छंटनी हमें करनी है। पावक का पौधन अक, अक्षोहिणी अक्षधन ऊहिनी, सतधन नारी सन्नारी, रमेश का है रामधन ईश। यही गड़बड़ है, यानी रामधन ईश नहीं होता, क्या होता है? रमाधन ईश होता है। तो ये जो पावक है पौधन अक, ये किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। अक्षधन ऊहिनी, इस शब्द को आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपको भी बताया था कि ए के साथ में ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। गुण स्वर संधि में हमने यही बताया था, लेकिन यहां ओ नहीं बन रहा है, औ बन रहा है, क्योंकि ये गुण स्वर संधि का क्या है? अपवाद है, यानी ये नियम से हटकर है। और ये उदाहरण कई बार पेपर में आया है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। तो ये अक्षधन ऊहिनी अक्षोहिणी 2 मात्राएं, यह गुण स्वर संधि का क्या है? अपवाद है। सतधन नारी सन्नारी, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ यहाँ व्यंजन है। इसमें जो आपके नियम चलता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, क, च, ट, त और प, इसमें यदि आपका 5वां अनुनासिक जुड़ता है, अंग, इय, अण, न और म, तो ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने 5वें में बदल जाता है। जैसे क ह, वो अंग में बदल जाएगा। ये अड़े नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, जो आज तक आप पढ़ते आए हो कि अधिकतर जगह यही पढ़ते हैं कि क ख ग ग अड़े, तो ये अड़े नहीं है। इसे पढ़ते हैं नहीं, क ख ग ग अड़े, ये अड़े नहीं है, ये अंग है। अड़े कौन सा है? अड़े ये सड़क वाला अड़े है, जिसके बिंदी यहां लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, अड़े ये है। क्योंकि यदि एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे वाक धन मय, जैसे कि मैंने इस नियम में बताया है कि प्रथम वर्ण के बाद में ये कोई पंचम वर्ण आए तो ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? अपने 5वें में। तो कै किस में बदल जाएगा? अंगम। 5वां क्या? अंग। तो क्या बन गया? वांगमय। क्या बन गया? वांगमय, न कि वार्ड में। अड़े नहीं है, हड़े ये है। 2 जो अलग से हम आप पढ़ते होंगे, एक तो होता है हड़े, एक होता है ढ। इनको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ, ऐसे लगता है प्राणवायु बाहर फेंक रहे हैं। तो ये 2 अलग है, न कि ये अड़े है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लाभदायक लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये सतधन नारी, ये भी इसी नियम का उदाहरण है, क्योंकि त के बाद में न, यानी किसी वर्ग का पंचमाक्षर जुड़ा है, तो ये तय अपने पंचमाक्षर, तो तय का पंचमाक्षर क्या है? न में बदल गया, तो सतधन नारी क्या बन गया? सन्नारी। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? ये आपके आया एसआई एग्जाम 2021 में, सही नहीं है। तो ये पहले जैसे आपके आया था, कौन सा आया था? रमेश। रमेश का आपको क्या बताया गया था? रमाधन ईश बताया गया था, रमेश। और बाकी सूरधन ईश, महाधन ईश, महेश, नागधन ईश, नागेश, ये सारे किसके हैं? उदाहरण आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं, गुण स्वर संधि के। तो संधि के हमने ये 10 PYQ किए हैं, साथ में आपको नियमों की भी विस्तृत जानकारी दी है। साथ में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार आपके प्रश्न पत्र में नए ट्रेंड के आधार पे ये प्रश्न बन रहे हैं। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका ध्यान रखोगे। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आज के हम PYQ में चर्चा करने वाले हैं वो है समास का।
यदि परिभाषा की बात करें तो आप सबने पढ़ रखा होगा। समास का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो परिभाषा आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। समास ये सम धन आस से बना है। सम का मतलब पास या निकट, नजदीक भी कह सकते हो, आस मत बैठाना। इसमें हम क्या है, शब्दों को पास बिठाते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति, कारक चिन्ह आदि का लोप करके जो एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है उसे समास कह दो, सामासिक पद कह दो, समस्त पद कह दो, तो उसे समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के विभक्ति, कारक चिन्ह आदि का लोप करने के बाद जो संक्षिप्त रूप बनता है उसे ही समास कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी। इसके साथ ही कभी कभी यह भी प्रश्न आ जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो यदि समास के प्रकार का प्रश्न आए तो कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। और यदि पद के प्रधानता के आधार पे देखें कि किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद, किसी में दोनों पद, किसी में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, उस आधार पे यदि देखा जाए तो अव्ययी भाव में पहला पद या प्रथम पद या पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। प्रधान का अभिप्राय है कि जिसके अनुसार वाक्य में कारक चिन्ह, लिंग परिवर्तन होते हैं। द्वंद्व का आप ऐसे याद रख लोगे, बीच में डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों ही पद प्रधान है। बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, तो तीसरा अर्थ निकलता है कौन है? रावण। तो न तो 10 से मतलब न आनंद से, उनसे जोड़ के कोई तीसरा अर्थ निकला है, वो है रावण। तो उसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं है, तीसरा अन्य अर्थ निकलता है। तो पद की प्रधानता के आधार पे ये हमने प्रकार किए। अब अव्ययी भाव में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है, द्विगु में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, बहुव्रीहि में क्या होता है। यदि हम इनके PYQ देखें, इनसे पहले हम थोड़ी थोड़ी इनकी सामान्य चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव में क्या क्या शामिल है? या तो इसमें पहला पद या पूर्व पद क्या होता है? अव्यय युक्त होता है। किससे युक्त होता है? अव्यय से युक्त होता है, या उपसर्ग युक्त होता है। या तो अव्यय युक्त होगा या उपसर्ग युक्त होता, या फिर बात करें तो आवर्ती, शब्दों की आवर्ती होती है और आवर्ती होने के बाद एक अव्यय पद बनता है। जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, तो आवर्ती होती है। तो ये तीनों चीजें किस में आएगी? आपके अव्ययी भाव समास में आएगी। अब होता क्या है कि समास जब विग्रह करते हैं तो समस्या आती है कि सर ये कौन सा है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, बहुत संशय रहता है। तो ये आपके विग्रह के आधार पे भी आपके समास के नाम का पता लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे एक वाक्य है पीताम्बर, तो सीधा पीताम्बर लिखा है तो आपको संशय है कि क्या है। लेकिन यदि वाक्य में ये प्रश्न आ गया कि पीताम्बर सूख रहा है, पीताम्बर सूख रहा है, यदि ये होता पीताम्बर की नित्य पूजा करनी चाहिए। अब इसमें यदि समास पूछा जाए तो कौन सा होगा? इसमें यदि समास पूछा जाए तो कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, और पीत यानी पीला, पीला वस्त्र, क्योंकि सूख रहा है तो कपड़ा ही सूखेगा, तो पीला कपड़ा हो गया। तो कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, और जहाँ पे विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? लेकिन यहाँ पे पीताम्बर की नित्य पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पे पीला कपड़ा अर्थ न होके क्या है? भगवान विष्णु जी है, क्योंकि पूजा किसकी जाएगी? इष्ट देव की जाएगी। तो यहाँ पे पीताम्बर का अर्थ क्या है? विष्णु है। तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये बात हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। एक आप विग्रह करो, जैसे कि अव्ययी भाव समास की ही बात करें, जैसे मैंने कहा आवर्ती,
तो अर्थ के आधार पे आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा आवर्ती, दिनों दिन, एक शब्द हो गया रातों रात। अब यदि हम इनमें समास विग्रह की बात करें तो दिनों दिन, जैसे कहते हैं नहीं ये लड़का दिनों दिन बढ़ रहा है, तो दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। लेकिन कहते हैं रातों रात, रातों रात, ये कार्य रातों रात हो जाना चाहिए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि रात के बाद रात, बल्कि क्या है उसी रात में या एक ही रात में। तो इसका अभिप्राय आपके अर्थ के आधार पे भी निर्भर करता है कि रातों रात मतलब है ठीक एक ही रात में, और दिनों दिन का मतलब हो गया दिन के बाद दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि इन दो बातों का आप ध्यान रखोगे और फिर यदि समास विग्रह करोगे तो आपके गलती की गुंजाइश नाम मात्र की रह जाती है। तो अव्ययभाव में हमने 3 बातों का ध्यान रखा। इसी प्रकार तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु की बात करें, इनको हम साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। तो तत्पुरुष में आपके कर्ता कारक को छोड़ दो और संबोधन कारक को छोड़ दो। पीछे जो 6 कारक बनते हैं विभक्ति चिन्ह सहित, उनसे बनता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो इनका यदि आपको सामासिक पद बनाना है तो के लिए हटा दो, रसोई घर रह गया। तो कर्ता का ने नहीं लगेगा और संबोधन का है ओ अरे नहीं लगेगा, बाकी विभक्ति चिन्ह लगा के ये समास विग्रह किया जाता है। वैसे तो तत्पुरुष के और भी कई भेद होते हैं, लेकिन परीक्षा में मुख्यतः ये कारक चिन्ह वाले ही पूछे जाते हैं। ने तत्पुरुष है, मध्य पदलोपी तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष के भेद है, लेकिन मुख्यतः आपके कारक चिन्ह वाले जो 6 है उनसे ही प्रश्न अधिक आए हैं। कर्मधारय, इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा। विशेषण विशेष्य क्या चीज है? जैसे उदाहरण ले नील कमल, तो यहाँ पे कमल की विशेषता क्या है? नीला है। तो ये जो विशेषता बताता है, तो पहली कक्षा में जैसे हमने चर्चा की थी, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि नीला है, क्या नीला है? कमल नीला है, तो ये कमल क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। इसी प्रकार उपमेय उपमान की बात की जाए से चंद्रमुखी, तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। और किसके लिए की गई है? तो मुख के लिए की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्मधारय में क्या होता है? या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमेय उपमान का होगा। अब द्विगु समास की बात आती है, तो इसमें हम कहते हैं हाँ इसमें तो संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। हाँ पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो जाता है। जैसे सप्ताह है, चौरा है, चौराहा, तो इसमें संख्या क्या आ रही है? पहले आ रही है, लेकिन कभी कभी बाद में भी आ जाता है। जैसे पक्ष द्वय, यानी 2 पक्षों का समाहार। यहाँ पे जो संख्यावाची शब्द है ये बाद में आया है, पहले नहीं बल्कि बाद में आया है, तो इस प्रकार भी आ जाता है। तो ये द्विगु समास है। इसके बाद में द्वंद्व और बहुव्रीहि की बात की जाए, द्वंद्व में जैसे कि आपको बताया कि दोनों पद इसमें प्रदान होते हैं, और लगभग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हाँ इसमें तो विलोम शब्द आते हैं, माता और पिता, दिन और रात, लेकिन सभी और वाले भी नहीं, कभी कभी या वाले, आदि वाले, जैसे चाय वाय, तो वाय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो चाय आदि हो जाएगा। या वाला भी होता है, तो केवल और वाले नहीं, विलोम वाले नहीं, दूसरे भी हो जाते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। और बहुव्रीहि की बात की जाए तो इसमें दोनों ही पद प्रदान नहीं होते, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, तो कौन है? भगवान शिव, तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो ये आपके मुख्यतः जानकारी थी सभी 6 समास की। अब हम इसके PYQ के माध्यम से देखते हैं कि इससे जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव में जैसे कि अभी आपको बताया था कि इसमें या तो क्या होगा? पद अव्यय युक्त होगा या उपसर्ग युक्त, प्रत्यय युक्त नहीं बल्कि
उपसर्ग युक्त होगा या आवर्ती होगी, और आवर्ती होने के बाद में वो पद क्या बनेगा, अव्यय बन जाएगा। तो यहां पे यदि बात की जाए यश प्राप्त, तो विग्रह यदि आप करोगे तो फिर आपके समास संबंधी कौन सा समास है नाम में आसानी रहेगी। यश प्राप्त, जैसे कि विग्रह करोगे तो सीधा सा लग रहा है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो को यहां पे कारक चिन्ह आ गया, और कारक चिन्ह में मैंने कौन सा समास बताया आपको, तत्पुरुष समास होगा। इसी आधार पे आजीवन, यहां पे आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग वाले किस में आएंगे, तो अव्यय भाव में। यहां कौन सा है, आजीवन शब्द है वो अव्यय भाव समास का उदाहरण है। आ का मतलब होता है तक, यानी जीवन भर, जीवन तक, तो जीवन भर इसका विग्रह हो जाएगा। महादेव, नाम से पता चल रहा है कि महादेव, नाम सुनते आपके एक दिमाग में चित्र सा बन गया शिव जी का, तो ये कौन सा है, बहुवीरी में चला जाएगा। पंचतंत्र, अब आप कहोगे सर यदि पंचतंत्र आ जाए तो इसमें कौन सा करें, क्योंकि पंच में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ संख्यावाची पद है, संख्यावाची है तो फिर द्विगु है। लेकिन जो पंचतंत्र नाम पढ़ते आपके दिमाग में जो पहली इमेज बनी वो किसकी बनी है, कि हाँ विष्णु शर्मा की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसका चित्र आपके दिमाग में बना है, तो यहां भी बहुवीरी समास है। यदि बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, द्विगु करोगे। समास संबंधी जो अगला प्रश्न है ये आपके एसआई एग्जाम 2021 में आया है। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। संप्रदान जैसे कि कारक चिन्ह आपने याद किए हो कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान में आपने क्या पढ़ा है, के लिए। तो आपको ये छंटनी करना है किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो हम इनका विग्रह करके देखते हैं। रसोई घर, तो आपने कई जगह पढ़ा होगा रसोई के लिए घर होगा। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति होगी, तो दोनों ही के लिए उदाहरण आ गए। इस आधार पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गुरु भाई, तो भाई की विशेषता बताई जा रही है कि गुरु के समान, तो विशेषण विशेष ये कर्मधारय में चला जाएगा। आशातीत, आशा से परे। राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो इस आधार पे ये संप्रदान तत्पुरुष है। लेकिन दूसरा देखते हैं, देश निकाला, देश से निकाला, यानी अलग किया जा रहा है, और जहां पे अलग का भाव होता है वो कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। पदच्युत, यानी पद से हटाया गया है, हटाया गया तो इसका मतलब क्या है, अलग होने का भाव है। रोकड़ भाई, रोकड़ के लिए भाई, तो ये संप्रदान है लेकिन ये नहीं है। इस अनुसार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि एसआई एग्जाम 2021 में आया है। किस शब्द में द्वंद्व समास है, नहीं है। बोलचाल, 43, भला मानुस और लेन देन, ये जो चार शब्द है इसमें से द्वंद्व समास इसमें से कौन सा नहीं है। तो बोलचाल, 43, भला मानुस, तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ मानस की विशेषता क्या है, भला, और जहां पे विशेषता बताई जा रही है वहां पे कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि मानस की विशेषता क्या है, भला। यदि इनके विग्रह की बात की जाए तो बोलचाल, यानी उस व्यक्ति से बोलचाल बंद है, ये आपके द्वंद्व का है। बोलचाल आदि, विग्रह क्या हो जाएगा, बोलचाल आदि। इसी प्रकार 43 है, तो 43 का विग्रह 3 और 40 हो जाएगा, 3 और 40। इसी प्रकार लेन देन, लेना और देना, तो इस आधार पे सही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आदि वाले भी होते हैं, या वाले भी होते हैं जैसे मैंने बताया, और वाले भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, यानी जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से कर्मधारय समास किस में नहीं है। नील गाय, गाय की विशेषता क्या है, वो नीली है, और जहां पे विशेषता बताई जाए वहां तो कर्मधारय समास होता है। देहलता, तो शरीर को किसके तरह बताया गया, लता की तरह, तो यहां पे उपमेय उपमान,
तो लता रूपी देह, लता रूपी देह, यहाँ पे उपमेय उपमान हो गया। और नीली है जो गाय, तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य, तो ये भी क्रमधार्य का है। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। और ये कारक चिन्ह आने की वजह से कौन सा हो गया है, तत्पुरुष समास हो गया है। हमें यही छंटनी करनी है कि क्रमधार्य समास नहीं है, तो ये आप बीती में नहीं है। लघु कथा, कथा की विशेषता क्या है कि वह छोटी है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहां भी क्रमधार्य समास होगा। ये जो प्रश्न है आपके स्कूल लेक्चरर 2020 में आया है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है। यानी आपको देखना है कि जो दो दो शब्द दिए गए हैं चारों ही ऑप्शन में, वो द्विगु समास के उदाहरण है। एक तो दशानन, दशानन नाम से पता चल गया, दस है आनंद जिसके, तो रावण तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहां पे कौन सा हो गया, बहुवीरी हो गया। यथेच्छा, तो इच्छा के अनुसार, तो यथा जो शब्द है, ये यथा जहां भी दिखे आपको वहां पे कौन सा करना है आपको, यथाशक्ति, यथा कर्म, यथेच्छा, ये सारे अव्ययी भाव के, क्योंकि यथा शब्द क्या है, अव्यय है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का मतलब क्या है, जहां पे परिवर्तन नहीं होता, अविकारी है, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव। सप्ताह, शताब्दी, सप्ताह का मतलब है सप्त, अहों का समूह, अहों का मतलब दिन का, तो 7 दिनों का समूह, ये भी संख्यावाची है। शताब्दी, सत अब्दों का समूह है या समाहार। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, अब्द क्या होता है, वर्ष, तो यहां पे दोनों ही पद क्या है, संख्यावाची है। इस आधार पे कौन सा हो गया, वह हो गया। त्रिलोचन, नाम से आपको पता चल गया कि त्रिलोचन शिव जी को कहते हैं, तो बहुवीरी समास। 24, 4 और 20 और आ गया, तो ये किस में चला जाएगा, आपका द्वंद्व समास में चला जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समार, तो ये द्विगु में जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष, यहां पे प्रतिदन अक्षी, अक्षी किसे कहते हैं, आंख को कहते हैं। जब जोड़ते हैं तो इसका अक्ष बन जाता है, लेकिन विच्छेद में ये क्या बनता है, अक्षी बनता है। अक्षी यानी आंख के सामने जो गठित हुआ हो। यह भी किसका है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आया आपके स्कूल लेक्चर 2020 में आया है। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की भक्ति, पहले प्रश्न आया है। देशभक्त, देश का भक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, तो राष्ट्र भक्ति में आपको क्या बताई थी, राष्ट्र के लिए भक्ति बताई थी। क्या बताई थी, राष्ट्र के लिए भक्ति बताई थी, तो उस आधार पे यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। यह भी स्कूल लेक्चर 2013 में आया है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही कौन सा है, ये हमें देखना है। वनवास, वन का वास, वन का वास होगा या वन में वास होगा। सर्व प्रिय, सबके लिए प्रिय, सबके लिए प्रिय होगा या सर्व में प्रिय या सब में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश होता है, तो इस आधार पे हमें सही छांटना था, ये सही है, गृह में प्रवेश। हवन सामग्री, हवन की सामग्री या हवन के लिए सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री होगी, या सर्व में प्रिय या सब में प्रिय होगा, और वनवास का वन में वास होगा। तो ये तीनों गलत है, और आपका सही ऑप्शन क्या है, स। अगला जो प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा,
संख्यावाची नजर आ रहा है, द्विगु भी दिख रहा है, तो आप सीधा द्विगु नहीं करोगे। बारहसिंगा देखते, जैसे कि मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था कि आपके दिमाग में किसकी इमेज बनती है। बारहसिंगा नाम लिया, आपके वो 12 सिंग वाला हिरण दिमाग में आ गया, यानी कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, कोई विशेष चीज का अर्थ का बोध करवा रहा है, तो आप कौन सा करोगे, यहां बहुवीरी करोगे, न कि संख्यावाची के आधार पे आप द्विगु करोगे, क्योंकि जो आपके दिमाग में एक इमेज सी बनती है वही उसका उत्तर रखना है। तो यहां पे बहुवीरी उत्तर होगा बारहसिंगा। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? ये जो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि और तुलसीकृत। तत्पुरुष का चांटना है, ये ऐसा एग्जाम 2021 में आया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तुलसीकृत, क्योंकि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत लिखा हुआ, तुलसी कृत। यहां पे कौन सा हो जाएगा? से द्वारा, करण से द्वारा। और यदि इन 4 ऑप्शन की बात करें, आमरण, आ किस में आ रहा था? आपके अव्ययी भाव में, मरण तक या मरण पर्यंत। काम काज, तो काम और काज, काज भी वही काम को कहते हैं, तो काम आदि, या आपके कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ये काम काज आदि, यानी दोनों शब्दों का एक जैसे अर्थ है, या निरर्थक हो, जैसे चाय वाय, तो चाय आदि पहले बताया था आपको। मंद बुद्धि, तो बुद्धि की विशेषता क्या है? मंद, मंद बुद्धि वाला। तो यहाँ पे विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। आज के PYQ के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो आज का अंतिम प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष नहीं है? ये आपके ऐसा एग्जाम 2021 में आएगा। कर्ण के लिए आपको जैसे विभक्ति चिन्ह याद हो, या तो से आएगा या द्वारा आएगा, कर्ण से द्वारा, लेकिन से ये जुड़ने के अर्थ में होना चाहिए। अलग होने के अर्थ में से आएगा तो वहां पे कौन सा होगा? अपादान होगा। मनमाना, ईश्वरदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत, तो पद से च्युत हटाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा कृत, ये पहले भी आया था, तो उसके आधार पे यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? ब, तुलसीकृत। तो ये आज आपके संधि और समास की क्लास थी 20 PYQ के। इसके माध्यम से पूरे संधि और समास को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो अन्य व्याकरण के वीडियो भी जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आएंगे। आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।